ये सभी बहुत अच्छे गायक गायिकाएं हैं और अब धीरे धीरे अपना जगह बना रहे हैं, रियाज करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, साधना करते हैं, खिलवाड़ भी करते हैं, संगीत सुनने के लिए जाते हैं, सब जगह जहां जहां इनको बुलाया जाता है जाते हैं। आज मैंने बहुत ही कम कुछ चुनिंदे लोगों को बुलाया है क्योंकि हमको ठीक आइडिया नहीं था कि कैसे आप लोगों से कैसे लोगों को हम वो कराएं, और नहीं तो ये हॉल में हम लोगों को कभी भी जगह तिल धरने की नहीं मिलती है। और इधर लगातार हमारे कुछ प्रोग्राम हुए हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी संस्था का एक परिचय दे दूँ। शिल्पायन, शिल्पायन ऐसे तो नंदलाल बसु जी की एक पुस्तक का नाम है जो कि उन्होंने आर्ट पर लिखा हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता मैं गलत हूं। इस पुस्तक के आधार पर मेरी माँ का नाम शिल्पी दे था, इसलिए, और वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। आज संजोग से उनके एक शिष्य ये अजय उपासनी जी मौजूद है जो स्वयं भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और मेरी माँ अब नहीं रही, लेकिन उनके नाम से शिल्पायन था। धीरे धीरे ये मैंने स्थान पिछले बार एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, और ये हॉल वगैरह अभी 10 दिन हुआ है बन के कंप्लीट हुआ है। ये एकदम ही नया है और बाकी सब कुछ सेटअप है नीचे वगैरह जो भी है, कभी आपको फुर्सत से दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने संगीत को शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बनाया है जहाँ पे केवल डिग्री वाले शिक्षा जो होती है कि ये कोर्स, वो राग, ये चॉइस, ये रटे हुए तान, यहाँ पे जो कोई भी है, इसमें से आपको अगर हम परिचय कराएं, एक आध लोग हैं। अभी हमने सुबह ही पूछा था कि तुमने ये जो फेसबुक लाइव वगैरह चल रहा था तो कितने पेजेस में गाए अब तक? बोले 55, 2 साल में 55 गाए। तो हमने कहा राग रिपीट किए थे क्या? तो बोले नहीं। तो हमने कहा तब 100 राग सीखे हो गए? तो बोला कि नहीं, 100 से कहीं ज्यादा सीखे। ये हमारे शिष्य हमसे कह रहे थे। तो इस तरह के ये सब जो विद्यार्थी हैं, आज सुबह ये आद्या मुखर्जी है, इसका गायन हो रहा था, गुरजरी तोरी गा रही थी, ये हंसिका है, वो आशी है, वो रिद्धिमा है। इन लोगों को आप सुनेंगे तो कोई भी 25-30 राग तो ऐसे ही बैठ कर तुरंत आपको हम सुनवाए, आप डिमांड करिए और तुरंत सुनवा दूंगा। इस तरह का इंस्टीट्यूशन आपको बहुत कम जगह मिलेगा। इसके पीछे हम लोगों ने पूरी अपनी जिंदगी लगाई हुई है। मैं पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सर्विस करता था, गाना भी गाता था। बाद में मैंने उसको छोड़ करके केवल गाना गाने लगा और ये सिखाने लगा। ये मेरा पैशन है। आओ शशांक। खैर, मैं बात कर रहा था शिल्पायन की, और यहाँ पे इस समय भी एट प्रेजेंट भी लगभग 250 स्टूडेंट है, जिसमें से 100 जो है वो ऑनलाइन सीखते हैं। पूरे भारत से हैं, आपके कलकत्ता से भी हैं, वो लोग भी जुड़ते हैं, हफ्ते में 2 दिन सीखते हैं गूगल डुओ के माध्यम से। और बाकी आते रहते हैं लोग, उनके क्लासेस है, आते रहते हैं। खैर, मैं बनारस घराने के बारे में, जैसे कि आपकी उत्सुकता थी, उस बारे में कुछ बता दूं। और घरानों की तुलना में आप जैसा कि जानते हैं कि सभी घरानों में उसके जन्म स्थान का नाम जुड़ा होता है। जैसे अगर कहेंगे फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद एक तबले का बहुत बड़ा गढ़ है और वो एक स्थान का नाम है। ग्वालियर घराना गायन का है, जयपुर नृत्य का है। इस तरह अलग अलग, इटावा सितार के लिए जाना जाता है, इटावा घराना। इस तरह अलग अलग घराने अलग अलग स्थान के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आप गौर करेंगे कि हर घराना किसी न किसी एक विधा से जुड़ा है। अगर आप कहेंगे फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद गाने का जगह नहीं है, वो सिर्फ तबले का जगह है। अगर आप कहेंगे अजड़ाड़ा, तो वो तबले का है। अगर आप कहेंगे रामपुर सहसवान, तो वो सब गायन का जगह है। ग्वालियर गायन का जगह है, किराना गायन का जगह है, नृत्य का जगह है। लखनऊ में गायन और नृत्य दोनों मिल जाता है। लेकिन बनारस का नाम आप जब लेते हैं तो यहाँ का तबले का बाज, ख्याल का घराना, ठुमरी की शैली और नृत्य की भी शैली, इतनी सारी चीजें तो आपको एक जगह पे मिलेंगी। और साथ ही साथ इतने उत्कृष्ट हैं कि अगर तबले का नाम ले और बनारस घराने का नाम छोड़ दिया जाए तो वो आप समझिए कि अधूरा ज्ञान होता है। आप जहाँ बैठे, आपके पीछे बैठे हैं पंडित किशोर मिश्र जी हैं। ये यहाँ के लीडिंग तबला वादक हैं, बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं। पंडित शारदा सहाय जी के पट्ट शिष्य। और हमारे यहाँ पे सभी आते हैं। यहाँ पे गौरव चक्रवर्ती हैं, ये सिद्धार्थ चक्रवर्ती हैं, ये पंडित छोटेलाल मिश्रा जी से, जो कि अनोखेलाल मिश्रा जी के एक तरह से पुत्र ही थे, उनसे सीखा है।
तो जैसे आपने नाम सुना होगा रामजी मिश्रा जी या छोटेलाल मिश्रा जी, ये लोग अनोखेलाल जी के एक पुत्र थे, तो एक पुत्रवत थे। तो इन लोगों से इन्होंने सीखा है। और ये मेरे एक शिष्य है रंजीत, जो बहुत अच्छा गाते हैं। ये सिक्किम उधर दार्जिलिंग साइड के रहने वाले हैं, यहाँ आके सीखे। खैर, तो यहाँ पे बनारस संगीत ही नहीं, संगीत, साहित्य, योग, दर्शन और साहित्य भी कैसा, संस्कृत वाङ्मय, हिंदी साहित्य, भोजपुरी साहित्य, इसके अतिरिक्त अगर अवधी जो भाषा यहाँ की एक डायलेक्ट मानी जाती है उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्रमुख, उसके सबसे बड़े जो तुलसीदास जी बताए जाते हैं, उन्होंने यहाँ बैठ के लिखा। तो एक अवधी का भी यहाँ पे, मीरा ने भी यहाँ पे आकर के उन्होंने लिखा, ब्रज का। तो एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन टाइप का ये जगह है जहाँ पे पूरे भारत के सभी विधाओं के लोग यहाँ पे आकर के उत्कर्ष प्राप्त किए। केवल आए ही नहीं, रहे ही नहीं, उत्कर्ष प्राप्त किए। ऐसी स्थिति में जो संगीत का घराना है वो अपने आप में बड़ा ही विचित्र है कि उसमें कोई महाराष्ट्रियन है, कोई गुजरात का है, बंगाल के पता नहीं कितने सारे लोग हैं, और अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जगह के अलग अलग घरानों के लोग यहाँ पे आके बस गए और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बनारस घराने को बनाने में। हो सकता है बनारस घराने के जो ट्रेडिशनल लोग हैं उनको ये बात बहुत अच्छी ना लगे, उन्हें लगता है कि हमारी परंपरा है, बात सही है, लेकिन उनकी परंपरा में किस तरह से, अगर हम आज यहाँ पे गंगा नदी की बात करते हैं तो यहाँ की गंगा में कहीं से यमुना मिली हुई है, कहीं से सरयू है, कहीं से और नदियां हैं, वो सब मिल करके यहाँ गंगा बनी है। आप इसे केवल गंगा नहीं कह सकते। ठीक इसी तरह संगीत में जो बनारस घराना है उसको सभी घरानों ने और सभी घरानों के प्रतिनिधियों ने मिल करके समृद्ध किया है। इसलिए यहाँ पे सभी घरानों की अपनी अपनी खूबियां यहाँ पे आ गई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि बनारस मात्र ख्याल घराने का जगह नहीं है, ख्याल गायन का जगह नहीं है, यहाँ ठुमरी का भी जगह है। तो अब आप सोचिए कि एक ही जगह में जब ख्याल का घराना है और ठुमरी का भी घराना है, समझिए कि दो घर बगल बगल है, तो क्या हम बगल वाले घर से थोड़ा रेसिपी नहीं सीख लेते? अरे भाई आप लौकी कैसी बनाती है, जरा हमको बताइएगा, क्या मसाला डालती है? वो इनसे पूछते हैं कि साग में आपने क्या ये डाला था। तो ये जो आदान प्रदान कल्चर का होता है, तो क्या संगीत में जो एक ऐसा स्थान है जहाँ तबले का भी है, ठुमरी का भी है, नृत्य का भी है और ख्याल का भी है, तो वो चारों जब एक ही जगह पे है तो क्या होगा, आपस में आदान प्रदान कल्चरल जो एक्सचेंज होता है वो नहीं करते होंगे, निश्चित करते हैं। इसलिए बनारस घराने की जो गायकी है वो बहुत समृद्ध है। कोई भी भाषा, जैसे आप देखिए कि भाषाएं बहुत सारी हैं, फ्रेंच है बहुत पुरानी है, वो उससे ग्रीक बहुत पुराने हैं, लैटिन पता नहीं कितना, लेकिन इंग्लिश सबसे ज्यादा पढ़ी, बोली, समझी और रेस्पेक्ट की जाती है उसकी। सभी लोग उसको मानते हैं कि इंग्लिश साहित्य, क्योंकि इंग्लिश ने सभी भाषाओं से लिया है, ले करके अपना बनाया है। वही बात हिंदी पे लागू होती है, हिंदी ने सभी भाषाओं से लिया है और सभी भाषाओं को दिया भी है। तो ये बनारस घराने की जो गायकी है वो सभी घरानों से लिया और दिया दोनों ही। आज इसीलिए बनारस घराने की जो बंदिश की अदायगी है, सबसे बड़ी यहाँ की जो सबसे बड़ी खूबी, हमसे अगर कोई पूछे कि बताइए कि बनारस घराने की सबसे बड़ी खूबी क्या है, एक शब्द में कहूँगा, शब्दों का इतना समझते हुए, उसके भाव को समझते हुए, उसके केंद्रीय भाव को समझते हुए, उसके साथ उसको ऐसे अदा करना कि वो श्रोताओं के चित्त में वो जो एक किसी संदर्भ की बात हो रही है, किसी प्रसंग की बात हो रही है, वहां पे उसका एक चित्रण सामने म्यूजिकली उसको खड़ा कर दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा संगीत अभिनय है, ये भी अभिनय का एक प्रकार है। लोग आंगिक अभिनय करते हैं, हाथ से करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, ये आंगिक अभिनय है। लेकिन मैं अपने गायन से जब करता हूँ तो वाचिक अभिनय होता है, बोलने की वजह से। तो ये जो वाचिक अभिनय के द्वारा हम उस चित्रण कर ले, मान लीजिए कृष्ण राधा का प्रसंग चल रहा है और उसमें कृष्ण को किस तरह से दर्शाया जाए और राधा का कैसे वो किया जाए, ये भाव कहीं शिव पार्वती का है तो कहीं शिव के तांडव का है तो कहीं लास्य का है। जो भी भाव आता है उसको उस ढंग से नृत्य वाले आंगिक रूप से दिखाते हैं
और उसका असर गायन पे पड़ता है, क्योंकि बनारस घराने के बगल में ही साथ ही साथ नृत्य भी एक बहुत बड़ी विधा है। सितारा देवी को कौन नहीं जानता है, गोपी कृष्ण जी को कौन नहीं जानता। यहाँ पर तो एक से एक नर्तक हुए हैं जिन्होंने पूरे भारत पे धूम मचा दी है। तो जब उनका कार्यक्रम कहीं चल रहे होंगे, एक गायक मेरे जैसा जाएगा तो उसके दिमाग में वो सारी चीजें आती है। इसलिए हमारे बनारस घराने के बंदिशों में भाव की अदायगी का जो तरीका, तौर तरीका है, वो शायद कहीं मिले। इतनी सुंदर समझदारी के साथ भाव दिखाते हैं, जो आज थोड़ा सा युवा लोगों में उस तरह का उनके अंदर वो शिक्षा या उनके अंदर वो भाव का जो एक समझदारी होती है, वो उतनी अच्छे से नहीं आ पा रही है। ये तो हम चाहते हैं कि लोगों में आए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। हम यहाँ के सभी ख्याल गायक लोग ठुमरी भी गाते हैं। ठुमरी में केंद्रीय चीज है भाव बताना, बोल बनाओ भाव। अब इस भाव को जब आप ख्याल में गाएंगे तो आएगा ही। फिर दूसरी बात, ठुमरी जो है वो एक लास्य की चीज है, श्रृंगार की चीज है, करुणा की चीज है, करुण भाव है, श्रृंगार है, विरह है, वेदना है, बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी ओर नृत्य, उसमें चाहे कोई और भाव आप कितना भी ले आए, लेकिन मुख्य तो वहां पे तांडव और नर्तन उसका ही होता है। तो तांडव की चीजों को, जैसे बनारस घराने वाले जब गाते हैं, तबले के साथ जब लड़ंत भिड़ंत करते हैं, वो लड़ंत भिड़ंत भी कहीं नहीं मिलता है। तो अब आप समझिए कि एक ऐसी गायकी जिसमें सबसे अच्छा लास्य दिखे और सबसे अच्छा तांडव भी दिखे, तो ये जो अर्धनारीश्वर वाला हिसाब किताब है, जिसमें शिव और पार्वती को एक ही के आधा आधे में दिखाया जाता है, ये गायकी आपको कहाँ मिलेगी। इसलिए बनारस घराने को ये नॉस्टैल्जिया आप कह सकते हैं कि हर आदमी कहता है मेरा ग्वालियर घराना सबसे अच्छा अष्टांग गायकी है, मैं कहता हूँ मेरा बनारस घराना सबसे ऊंचा है। लेकिन क्यों ऊंचा है ये मैं समझा भी रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपसे। अब आप कहेंगे कि दूसरों के तत्वों को आना जाना, जैसे हम थोड़ी देर पहले बलवंत राय भट्ट जी के पुत्र बलवंत राय भट्ट जी ग्वालियर घराने के एक बड़े गायक थे, ब्लाइंड थे, और उन्होंने 2000 बंदिशों की रचना की, और वो ओंकार नाथ ठाकुर जी के पट्ट शिष्य थे। वो यहाँ पे उनका देहांत हुआ 95 के एज में, ये आज से 2-3 साल 4 साल पहले। उनके बेटे यहाँ पे आके बंदिशें सुना रहे थे और उनकी रचना की हुई चीजों को यहाँ बच्चों को सिखा रहे थे। आश्चर्यजनक। तो वो एक गुजराती व्यक्ति है, वो सूरत से आए थे। ओंकार नाथ ठाकुर अपना पूरा जीवन यहाँ बिताए, वो एक गुजराती व्यक्ति थे। महाराष्ट्र के पता नहीं कितने गायक, मेरे गुरुजी पंडित मुकुंद विष्णु कालविन जी से लेकर के तमाम गायक, तबला वादक सब यहाँ पे। आज बनारस घराने के तबले में बात होती है तो अगर हम पंडित किशोर मिश्रा जी का नाम लेते हैं तो हम पुंडलिक भागवत का भी नाम लेते हैं, किशन राम ढोकर का भी नाम लेते हैं, दिल्ली में विनोद लेले बैठा है उसका भी नाम लेते हैं, राम कुमार मिश्रा का भी लेते हैं, शुभ महाराज का भी लेते हैं। तो एक कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, तो हर तरह के लोगों का यहाँ पे एक गुलदस्ता बनता है। यही गुलदस्ता हमारे बनारस की पहचान है। इसलिए आपको जब भी आप सुनेंगे कुछ न कुछ हर जगह का मिलेगा। तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बोलते लेकिन फिर बोलते रहते हैं। तो आप और भी कुछ अगर इस तरह से डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम कुछ कोशिश करेंगे आपकी बातों को कवर करने का। थैंक यू वेरी मच। अब आप डॉक्टर रागिनी सरना, इन्होंने BHU से आज से 10 वर्ष लगभग पूर्व ना डॉक्टरेट किया है, PhD किया है BHU से। ये बहुत अच्छी ठुमरी भी गाती है और इन्होंने टॉपिक भी चुना था ठुमरी का। आप जानते हैं कि ठुमरी की 2 प्रकार की विधाएं होती है, एक पूरब अंग की गायकी बोलते हैं और एक पंजाब अंग की। तो पूरब अंग की गायकी का जो मेन सीट है, मेन जगह है, वो बनारस है। यहाँ ही पूरब अंग की गायकी का जन्म और विस्तार और उत्कर्ष हुआ। तो इसी पर इसका रिसर्च है, पूरब अंग की ठुमरी गायकी पर। तो आज एक ऐसे गायक से हम सुनने जा रहे हैं जिन्होंने ठुमरी पर रिसर्च भी किया है और ठुमरी गाती भी है। तो क्या आप ठुमरी सुनाने जा रही है? कुछ क्या सुनाओगे? क्योंकि इनकी बड़ी इच्छा थी कि हम बनारस की ठुमरी को भी सामने बैठ के सिर्फ ठुमरी नहीं हो रही जो। हाँ, वो सब, वो भी कजरी है, वो है, सब सुना है, झूला कजरी है। हाँ, हम भी सुना लेंगे, थोड़ा विलम्ब तो हो गया है। चलो तुम बात फिर हम सुना।